नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। राज्यसभा की सीट खाली, मध्य प्रदेश की आवाज बनेंगे पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा की दावेदारी को लेकर हलचल तेज है। यह बात तब सामने आई जब राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बार दावेदारी से अलग होने के संकेत दे दिए हैं। 2019 में जब वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने, तब उनके स्थान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सियासी हलकों में चर्चा हुई, लेकिन बाद में हाईकमान ने दिग्विजय सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बताया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो रही हैं। ऐसे में जहां पर दलित को प्रतिनिधित्व और उम्मीदवारी की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन के नाम की भी चर्चा है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसके पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछड़ा वर्ग से आते हैं और राव विधानसभा से 2 बार के विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। जीतू पटवारी पर साल 2023 में विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद भी हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ऐसे में अब सड़क से सदन तक लगातार मुखर होने वाले पटवारी को राज्यसभा भेजने का हाईकमान मन बना रहा है। मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर कांग्रेस संगठन की बात करें तो पटवारी युवा चेहरा होने के साथ संगठन के लिए सड़क पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो पटवारी के लिए राज्यसभा जाने की राह आसान दिख रही है। हालांकि इनके अलावा भी जिन नामों की चर्चा हो रही है वह प्रबल दावेदार है, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमान को ही लेना है। लेकिन यदि जीतू पटवारी राज्यसभा जाते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक जुझारू नेतृत्व उच्च सदन में मिलेगा। हालांकि अभी दिग्विजय सिंह ने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या वह सही में राज्यसभा की दावेदारी से अलग हो रहे हैं या कोई और पैच अभी बाकी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। लिखा है कि इस बार राज्यसभा किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को भेजा जाना चाहिए। तो मेरे हाथ में नहीं है। इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत मामला है, पर इस तरह से शहीद बनने की वो कोशिश क्यों कर रहे हैं, इस पे मुझे आश्चर्य है। पहले तो वो ये बताएं, क्या कांग्रेस आला कमान ने उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजने का निर्णय ले लिया? जो वो ये बोल रहे हैं कि मैं राज्यसभा की सीट छोड़ रहा हूं। अरे इस देश का संविधान है, 6 साल का कार्यकाल होने के बाद तो आपकी सीट खाली होगी, उसमें आप क्या करोगे? और उसके बाद इस तरह से जाति, इसको भेजो उसको नहीं भेजो, ये मेरा ये तेरा, ये जो कांग्रेस में गुटबाजी की राजनीति चल रही है, यही तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। और दिग्विजय सिंह जी की नजर कहीं और है, बयान कुछ है, तीर कहीं है, निशाना कहीं है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। पहले 2 सीटें और फिर उसके बाद 2 महीने बाद एक और सीट, यानी कि कुल 3 सीटें खाली हो रही, लेकिन 2 सीटें जो कि 9 अप्रैल को खाली हो जाएंगी, जिसमें दिग्विजय सिंह की सीट है और सुमेर सिंह सोलंकी की सीट है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, दिग्विजय सिंह के बैकफुट पर जाना और फिर जीतू पटवारी के नाम की चर्चाएं तेज हो जाना, कैसे देखते से? मोटे तौर पर इसको दिग्विजय सिंह जी का बैकफुट नहीं माना जा सकता। उन्होंने तय किया है कि वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है और चूंकि वो रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रह चुके हैं। और फिर दिग्विजय सिंह जी ऐसी घोषणा पहली बार नहीं कर रहे हैं। एक बार उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 10 साल तक पद नहीं लूंगा, और वाकई उन्होंने पद नहीं लिए थे। लेकिन इस घोषणा के पीछे कोई ना कोई निश्चित रूप से कोई रणनीति है, और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी रणनीति उनको यही है कि जमीन के स्तर पर अगर कांग्रेस को मजबूत किया जाए और वोट का प्रतिशत बढ़ाया जाए। और चूंकि अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस को 2 स्थिति में हम देख सकते हैं, 18 का चुनाव और 23 का चुनाव। 18 और 23 के चुनाव में कांग्रेस के वोटों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन फिर भी भाजपा को जो वोट मिला है, वो जो बिखरा हुआ बाजार का वोट था, जो छोटे दलों को, निर्दलियों को, उससे भाजपा का वोट बढ़ा और वो उन्होंने ज्यादा सीटें ले ली। तो स्वाभाविक रूप से मुझे जो लग रहा है कि वो 2 रणनीति पर काम करेंगे। एक तो SC ST को लेकर के और अल्पसंख्यकों को लेकर के यहाँ थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे, प्रचार करेंगे,
और दूसरा अपने बेटे को चूंकि आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब दिग्विजय सिंह जी, मैं समझता हूँ 2-4 महीने बाद ही फरवरी उनका जन्मदिन आता है, 80 में प्रवेश करेंगे और लगभग सभी पदों पर रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ अपने बेटे को आगे बढ़ाना, कांग्रेस को कहीं ना कहीं आधार पर मजबूत करना, ये उनका उद्देश्य हो सकता है। जी ठीक है आलोक जी, देखिए जीतू पटवारी चुनाव हारने के बाद भी पूरी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में है और उनकी जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब सीट खाली करने की बात दिग्विजय सिंह जी ने कह ही दी है। क्या लगता है प्रबल दावेदार है जीतू पटवारी? देखिए, जहां तक जीतू पटवारी जी की बात है, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वाकई में दोबारा से खड़ा किया है और उनका जुझारूपन सब जानते हैं। लेकिन अकेले जीतू पटवारी ही इस दौड़ में नहीं है। कमलनाथ जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल। अरुण यादव जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अजय सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते और इवन दलित वर्ग के किसी नेता को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह इसके अनुसूचित जाति विभाग के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप अहरवाल जी, उन्होंने जिस तरीके से अभी एक बयान जारी किया है और जिस पर सज्जन वर्मा ने मुहर लगाई है बिल्कुल कि किसी दलित को क्यों ना भेजा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी जी की राह इतनी आसान होगी। और वैसे भी कांग्रेस में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि ये क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। तिवारी जी, लेकिन आलोक जी कहते हैं कि जीतू पटवारी सामंजस्य बिठाने में बड़े अच्छे नेता है, अपने पास के लोगों को, करीबियों को कैसे समझाना है, ये इसमें मैं कहते हैं उन्हें महारत हासिल है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, उनमें महारत हासिल है। लेकिन कांग्रेस आला कमान क्या सोचती है और सबसे बड़ी चीज दिग्गी राजा क्या सोचते हैं, क्योंकि दिग्गी राजा एक इतना बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि बिना दिग्गी राजा की मर्जी के या अनुमति के कुछ संभव नहीं है। और इसमें दिग्गी राजा के क्या निहितार्थ तो छुपे हुए हैं, हमें इसको भी जानना पड़ेगा, इसको भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि आदरणीय रमेश जी ने भी फरमाया। ठीक है तिवारी जी, ठीक है। के एस साइनी जी, देखिए सीटें खाली हो रही, राज्यसभा का चुनाव होना है, कहा जा रहा है कि आलाकमान तय करेगा, हाईकमान तय करेगा कौन जाएगा, कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? क्या दिग्विजय सिंह ही नाम सजेस्ट करेंगे, वही अंतिम मोहर लगाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो आलाकमान उस पर अपनी मोहर लगा देगा? आपको, रमेश जी को और आलोक जी को मेरा प्रणाम। ये जहाँ तक दिग्विजय सिंह का मामला है, इसमें आप ये मानिए कि दिग्विजय सिंह के कहे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता मध्य प्रदेश में। तो जितनी राजनीति दिग्विजय सिंह को हुनर है वो तो कोई नहीं ले सकते हैं। लेकिन आज जो फोटो दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, उसके बाद हाईकमान और दिग्विजय सिंह का जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं खटाई आप संघ को लेकर जो फोटो डाला गया था नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उस फोटो का जिक्र कर रही हैं? जी, नरेंद्र मोदी को बैठे हुए दिखाया था और उन्होंने उस पर कहा था किस तरह से नीचे लेवल से वो पार्टी काम करती है और उस पे तंज भी कसता था। तो उसके बाद से वो फोटो डाला क्यों है, क्योंकि हाईकमान के साथ उनका रिलेशनशिप खराब है या वो डाला है इसके बाद उनका खराब है, ये तो वो जाने। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप हाईकमान के साथ निश्चित तौर पे थोड़ा सा खटास दिखता है। और आप देखिए, जैसे आलोक जी ने भी कहा, रमेश जी ने भी कहा कि इसमें जो है मध्य प्रदेश में अब जो सीट खाली हो रहा है राज्यसभा का, तो जिसको भी भेजना है वहां पे दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट देके कि दलितों को कोई भी दलित या SC ST से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक तरह से उसके अंदर का एक इनफाइटिंग शुरू हो गया है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज, कमलनाथ जी और बाकी मीनाक्षी नटराजन है और बहुत सारे लीडर्स हैं जो अभी राज्यसभा जाना चाह रहे हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनके पसंद का कोई व्यक्ति राज्यसभा पहुंचे। उमर सिंगार भी जो है वो भी लाइन में है, वो एक इससे आते हैं SC वर्ग से, तो ST वर्ग से, तो उसमें उनको भी इस स्टेटमेंट के बाद उनका भी जो नंबर है बहुत आगे हो गया है। तो अगर दिग्विजय सिंह के बात से अगर अपन जोड़ दें इन दोनों चीजों को, तो वो CM की नहीं राज्यसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पे मेरे ख्याल से उमर सिंगार के बाद भी बहुत आगे जाएगी। ठीक है रमेश जी, देखिए नाम तो कई सारे हैं, उसमें से हम कमलनाथ का भी एक नाम है, अरुण यादव का भी नाम है, कमलेश्वर पटेल का भी नाम है, अजय सिंह का भी नाम है, तमाम बड़े नेता है कांग्रेस में। लेकिन
अगर भरोसे की बात कही जाए और वर्तमान की परिस्थितियों को देखा जाए तो पार्टी में किस प्रकार से जीतू पटवारी काम कर रहे हैं, युवा में बड़ी पहट है, खुद युवा है, और जिस प्रकार से वो क्षेत्रीय लोगों से मिल रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर जाकर के बैठकें कर रहे हैं, तमाम संगठन में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, और विशेष तौर पर राहुल गांधी से जो उनकी नजदीकियां हैं, इन सबको अगर मिलाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर हमको सबसे पहले तो ये समझना कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा कठिनाई कहां से आई, या भाजपा को जो वोट बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा है, तो वो किस वर्ग में बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को जो वोट मिला है वो महिलाओं का और ओबीसी का वोट मिला है। और दूसरा, कांग्रेस फोकस कर रही है एससी और एसटी को मध्य प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से जो सीट खाली है, तो इस सीट खाली में से ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों का कोई व्यक्ति उसमें जाएगा। और इसमें अगर वो किसी महिला को ले लें, क्योंकि भाजपा को महिलाओं का वोट भी 2% पुरुषों की तुलना में ज्यादा मिला है, ऐसी स्थिति में वो किसी एससी, एसटी, ओबीसी की महिला को अगर ले ले, तो मैं समझता हूँ ये वो एक खेल कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकल्प के रूप में जो भी नाम चुना जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो उसकी प्राथमिकताओं में दो में से एक होगा। या तो कुछ कहीं ना कहीं नेतृत्व की दृष्टि से हाई कमान में कोई प्रभावशाली नाम हो, वो नाम जा सकता है, अथवा फिर वो कहीं ना कहीं वोट को प्रभावित करने वाला नाम हो सकता है। इन दोनों प्रार्थी में से कोई एक मेरी लगता है कि वो राज्यसभा का उम्मीदवार तय करेंगे। लेकिन आप रमेश जी जो बात कर रहे हैं, अक्सर बीजेपी की कार्यशैली ऐसी रही है कि वो चौंकाने वाले खुलासे करती आई है, लेकिन कांग्रेस की अगर कार्यप्रणाली और कार्यशैली को देखा जाए तो अक्सर उन्हीं नामों को तवज्जो दी जाती है जो जितना ज्यादा सुनाई देते हैं, जिनके पीछे जितना ज्यादा लाव लश्कर रहता है। देखिए, मोटे तौर पर एक आधारभूत अंतर है कांग्रेस में और भाजपा में। भाजपा चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, तो मास बेस्ड पार्टी में और कैडर बेस्ड पार्टी के चयन में अंतर होता है। कैडर बेस्ड पार्टी में हमेशा नाम का चयन मान करके चलिए कि वो कैडर द्वारा होता है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। और मास बेस्ड पार्टी में चेहरा हमेशा कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर कौन हो सकता है, जो पब्लिक को में काम कर सकता है, पब्लिक में प्रभावित कर सकता है, वो कहीं ना कहीं दोनों के चयन में अंतर होता है। और अगर आप पिछले 15 वर्षों से देखेंगे, पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में नए नेतृत्व को खड़ा कर रही। आप कल्पना कर सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी को लाए थे वो गुजरात से, तो किसी को कल्पना थी क्या? असम के मुख्यमंत्री को उन्होंने लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने लिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उन्होंने लिया। तो ये जो नाम उन्होंने चयन किए हैं नए लोगों को आगे लाने की, मैं समझता हूँ उसी प्रकार उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम चयन किया, उसी प्रकार उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम चयन किया, और उसी प्रकार से उन्होंने राज्यसभा के उम्मीदवार भी चयन किए। चाहे कविता पाटीवार को देख लें, या वो जो होशंगाबाद से जेडी को लिया है उनको देख लें, या एक वक्त उन्होंने मंडला से जो लिया था महिला को, जो अब मंत्री है। तो कुल मिलाकर के वो संगठन की दृष्टि से प्रभावशाली नामों का चयन करते हैं और ये मास की दृष्टि से नामों का चयन करते हैं। तो इसलिए दोनों के चयन में आधारभूत अंतर है। जी ठीक है। आलोक जी, देखिए अभी आप कह रहे थे कि कमलनाथ को नकारा नहीं जा सकता, अजय सिंह को नकारा नहीं जा सकता है, अरुण यादव, ये तमाम बड़े नाम हैं, तमाम बड़ी जिम्मेदारी ये निभा चुके हैं। लेकिन जो समय की मांग है, युवाओं की मांग है, ओबीसी वर्ग की जो मांग है, एक ऐसा नेता जो युवा भी है, जो ओबीसी वर्ग से भी आता है, जिसकी कार्यशैली, काम करने का तरीका, लोगों में पेट बढ़ाने की जो उसकी काम करने की जो तरीका है, लोगों तक पहुंचते हैं, बिल्कुल नीचे जाकर के लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो उनसे मिलना हो, और गांधी परिवार का वर्चस्व भी प्राप्त है। इन सबको मिलाकर के अगर देखें तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो मत नहीं है कि जीतू पटवारी जी को गांधी परिवार का, खासकर राहुल जी का वरद हस्त प्राप्त है। लेकिन राजनीति में अकेले वरद हस्त से काम नहीं चलता है। राजनीति में आप किस पायदान पर खड़े हैं और आपके होने से राजनीतिक लाभ या हानि क्या है, इसका भी आकलन किया जाता है। तो इस फॉर्मेट में ये कितना फिट बैठते हैं, इस कसौटी पर ये कितना खरा उतरते हैं, ये आला कमान तय करेगी। जहां तक वर्किंग की बात है, निश्चित रूप से पिछले 1.5-2 साल में जीतू पटवारी जी ने पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से खड़ा करने का प्रयास किया है। वो तब जबकि पार्टी का ग्रास रूट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, क्योंकि पिछले 20-22 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, और सत्ता से बाहर होने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, कार्यकर्ताओं से जुड़ने में। अब
जहां तक राजा की बात है, दिग्गी राजा की बात है, दिग्गी राजा की इसमें मेरा अभी भी मानना है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि दिग्गी राजा इतनी आसानी से कोई चीज कर रहे हैं, इसके बड़े नेतार्थ हैं। इसके पहले भी दिग्गी राजा ने 10 साल का वनवास स्वयं स्वीकारा था, और उसके बाद उन्होंने जो नर्मदा परिक्रमा की थी, अगर आपको याद हो, तो उस नर्मदा परिक्रमा में तकरीबन 70 से 80 विधानसभा सीटों को छूने की उन्होंने कोशिश की थी। और आप देखिए 2019 का रिजल्ट दिसंबर का, जिसमें कांग्रेस जो है 113 सीट के आसपास थी कांग्रेस, और बीजेपी उससे कम थी। तो उनमें उन सारे बेल्टों का बहुत अहम योगदान था जो नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में पड़ते थे, जिनमें दिग्गी राजा ने पैदल पैदल यात्रा की थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क तो पड़ता है। तब समय अरुण यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस को संभाला था, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी केएस साइनी जी भी एक फोटो का जिक्र कर रही थी जो उन्होंने शेयर की थी दिग्विजय सिंह ने, क्या उसके कारण भी ये जो सिचुएशन है हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। राजनीति में होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, और उसके अंदर कुछ होता है। राजनीति में तो हर बात के निहितार्थ होते हैं, बिना निहितार्थ का राजनीति में कोई बात की ही नहीं जा सकती है। हो सकता है इसके पीछे हेतु कुछ और रहा हो सकता है इसका हेतु कुछ और हो, तो अभी दावे के साथ ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, शायद की बात सही है, लेकिन ये संभावना हो सकती है, पर संभावना ये परिवर्तित हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है अभिजीत जी। ठीक है, केएस साइनी जी क्या कहेंगे? कांग्रेस के अंदर देखिए अभी हाईकमान में भी दो गुट हैं, जहाँ पे राहुल गांधी जी के साथ जो हैं वो यंगस्टर्स को प्रमोट करने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने खुद इस चीज पे काफी वर्क किया है, और काफी जब CWC की मीटिंग होती है उसमें भी ये बात कही गई है कि पूरे जो है यंगस्टर्स को प्रमोट। वहीं एक और दूसरा गुट है जहाँ पे सीनियर्स जो है कांग्रेस के अंदर वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे। तो ये जो एक कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी डिवाइड है एक विचारों को लेके भी, वो कहीं ना कहीं इस पे दिखाई दे रहा है। और दिग्विजय सिंह जी जो है अब वो भी ये चाहते हैं कि उनके पसंद का कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह उसी को लेकर इस तरह, उनको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से रणनीति बनानी है और किस तरह से वो रणनीति चलेगी आगे। तो ये स्टेटमेंट देखकर बस उनने इस चीज का एक अपना जो व्यक्ति है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। अब इसके पीछे किसको वो बढ़ाना चाहते हैं ये तो दिग्विजय सिंह ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई आदिवासी या दलित को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो इस स्टेटमेंट देख के कांग्रेस के अंदर एक दो गुट पैदा कर दिया है, जहाँ पे वो फिर वो ही उसको सुलझा सकते हैं, क्योंकि जितना वर्कर्स जो ग्राउंड लेवल पे जितना होल्ड दिग्विजय सिंह का है उतना किसी का नहीं है मध्य प्रदेश में। जैसे आलोक जी ने भी कहा, जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा किया था उसके पहले भी जो दिग्विजय सिंह 10 साल तक ये वनवास ले लिया था, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति में उन्हीं का वर्चस्व चलता था। तो और आज भी कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का जितना होल्ड है वर्कर्स के साथ और उनके जितना सपोर्टर्स हैं उतना किसी के पास नहीं है। तो दिग्विजय सिंह के बिना इच्छा के किसी को भी राज्यसभा मेंबर बनना थोड़ा मुश्किल काम है, भले ही हाईकमान जो भी वहां पे निर्णय ले वो तो उनका डिसीजन रहेगा। तो वही चीज दिग्विजय सिंह मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एक तरह का रणनीतिक देख रहे हैं। ठीक है रमेश जी, देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति को आप बड़ी बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, तमाम उतार चढ़ाव हो राजनीति के, आप बड़ी बारीकी से सबको समझते हैं। अगर वर्तमान के परिदृश्य को देखा जाए तो आपका आकलन क्या कहता है, कौन हो सकते हैं प्रबल दावेदार 1 से 3 तक अगर आप बताना चाहें? देखिए, मोटे तौर पर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन हो सकते हैं, वो सारे नाम आने लगे हैं, कल परसों से अखबार में दावेदार हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं सहमत हूं आलोक जी से और साहिनी जी दोनों से कि दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी पर और सोनिया जी पर बहुत ज्यादा है। आपको अगर स्मरण होगा, जिस दौर में अर्जुन सिंह जी ने नई पार्टी बना ली थी, माधवराव सिंधिया भी थे कांग्रेस में, उन्होंने भी नई पार्टी बना ली थी, उस समय कांग्रेस के पास एक प्रकार से बड़ा संकट था पहचान का उस समय, जबकि उनकी दूर दराज की रिश्तेदारी भी थी अर्जुन सिंह जी से। उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह जी ने पार्टी के लिए जो काम किया और दिल्ली और भोपाल की जो दौड़ लगाई,
और दौड़ लगा के खड़ा उन्होंने किया है स्वाभाविक रूप से, तो कहीं ना कहीं उस संकट के समय का प्रभाव हाईकमान के उनके ऊपर है। इसमें यद्यपि कमलनाथ जी का हाईकमान पर अलग प्रभाव है, तो मोटे तौर पर, लेकिन फिर भी जो भी राज्यसभा का उम्मीदवार होगा उसमें दिग्विजय सिंह जी की राय बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक तो सीट वो खाली कर रहे हैं और दूसरा उनका व्यक्तिगत प्रभाव वहां पर है। अब उनके मन में क्या चल रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दावेदारों की सूचियां आने लगी हैं। जी ठीक है आलोक जी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं आदरणीय रमेश जी की बात से सहमत हूँ कि प्रथम दृष्टया तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आला कमान इसमें क्या निर्णय लेगा ये आला कमान ही जानता है। लेकिन ये बिल्कुल तय मानिए आप कि बिना दिग्विजय सिंह की मर्जी के मध्य प्रदेश में पत्ता नहीं हिलेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ग्वालियर से जो राज्यसभा के सांसद अशोक सिंह जी को जो राज्यसभा में भिजवाया, वो कौन ने भिजवाया? सबको मालूम है कि अशोक सिंह जी दिग्विजय सिंह की ही पसंद है और दिग्विजय सिंह ने ही उन्हें राज्यसभा भिजवाया। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सीट जिसको दिग्विजय सिंह खाली कर रहे हैं उस पर बिना दिग्विजय सिंह की मर्जी के आलाकमान कोई निर्णय लेगा, मैं नहीं ऐसा मानता, ये संभव नहीं है। क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो ग्रास रूट लेवल पर पकड़ है, कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश पर जो अपनी पकड़ बनाई है, ऐसी पकड़ आज की तारीख में किसी की भी नहीं है। इवन भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता की इतनी जबरदस्त पकड़ नहीं है जितनी जबरदस्त पकड़ दिग्विजय सिंह की है। तो दिग्विजय सिंह के नाम को या दिग्विजय सिंह को इग्नोर करना मैं तो नहीं समझता कि संभव होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि जीतू पटवारी जी का नाम इस सूची में फिलहाल तो तेज दौड़ रहा है, लेकिन वो कितनी दूर तक दौड़ेगा, कितना तेज दौड़ेगा, ये समय बताएगा। जी ठीक है, के शाइनी जी क्या कहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का जो है ना कोर वोटर जो है वो हमेशा से एससी एसटी रहे हैं, और कांग्रेस का डाउनफॉल का भी एक वजह मध्य प्रदेश में यह रहा कि एससी एसटी वर्ग जो है उनसे दूरी बना गए। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ने जो कहा है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए एससी एसटी से, और वहीं पे ये आवाज उठने लगी कांग्रेस के अंदर कि जो राज्यसभा में सीट खाली हो रहा है तो वहां पे भी दिग्विजय सिंह को एससी एसटी से ही किसी को भेजना चाहिए। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो नेता आप दावेदारी कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, उन्हें हाईकमान के साथ दिग्विजय सिंह को भी मनाना पड़ेगा? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह को भी मनाना ही पड़ेगा, और जो ये बात कही है वो अगर इम्प्लीमेंट करती है कांग्रेस तो निश्चित तौर पे उससे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि जो एससी एसटी वर्ग जो है वो उनसे छिटक गए हैं, वो वापस कांग्रेस पे आ सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि राज्यसभा मेंबर अगर किसी को बना देते तो एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस जो है वापस उनको साधने की कोशिश कर रही है। चलिए, समय का अभाव, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए के शाइनी जी आपका बहुत शुक्रिया, रमेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, और आलोक इंदौरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा की सीट खाली, मध्य प्रदेश की आवाज बनेंगे पटवारी, यानी कि जीतू पटवारी को लेकर लगातार अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जो राज्यसभा की सीट खाली होने वाली है, कांग्रेस के पास एक राज्यसभा की सीट है, उस पर जीतू पटवारी प्रबल दावेदार हो सकते हैं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।